गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है बुक, उसका 6th लेसन मृदा का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि भारत में कैसी मृदा पाई जाती है, भारत में पाई जाने वाली मृदा कितने प्रकार की है। इसके बाद हम देखेंगे कि मृदा का अवकर्षण अर्थात कि मृदा अनुपजाऊ कैसे होती है। तो यहाँ पर मृदा अवकर्षण के कारण क्या है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात मृदा का अनुपजाऊ होना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर, भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। मृदा अपरदन जो मृदा अवकर्षण का प्रमुख कारक है। मृदा अपरदन क्या है, अर्थात किसी प्रकार से भूमि की ऊपरी परत का कट जाना, चाहे वो तेज़ हवाओं से कटे, चाहे तेज़ बारिश से कटे, बाढ़ से, किसी भी प्रकार से मृदा की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी को परत के कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियां, कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन, जिसे चादर अपरदन भी कहते हैं, समतल भूमियों पर मूसलाधार बारिश के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन है कि उत्खात भूमि किसे कहते हैं या बीहड़ किसे कहते हैं। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ आती है और कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई भी एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा अपरदन का। मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक वन उन्मूलन है, यानी अर्थात वनों की कटाई। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियां गिरकर वे मृदा के ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है, अर्थात मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा का अपरदन पर उसका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। ये भी एक प्रमुख समस्या है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग
जो सिंचाई के प्रभाव से लवणीय हुआ है, मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त हुमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है, अर्थात अनुपजाऊ है मृदा। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए तत्काल उपाय किए जाएं। अब प्रश्न उठता है कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। यह मृदा अवकर्षण के कारक आपने देखे कि किस प्रकार से मृदा का अवकर्षण हुआ। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन किन किन कारकों द्वारा होता है। अब मृदा के संरक्षण की आवश्यकता है। यदि मृदा अपरदन, मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण की विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत कराकर इन्हें नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें, मिश्रित खेती तथा सस्यावर्तन आदि उपचार कुछ ऐसे तरीके। सस्यावर्तन अर्थात फसलों को अदल बदल कर बोना, जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिका में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर और आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर और वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। मृदा का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। और भूमि का सही उपयोग करके मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर ही है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मृदा निम्नीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो मृदा निम्नीकरण क्या है, अर्थात मृदा का किसी भी कारक द्वारा अनुपजाऊ होना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। अब उन कारकों में सबसे मुख्य जो कारक है वो मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है, और अंत में आता है मृदा संरक्षण कि किस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारा मृदा का टॉपिक था, आज पूरा हो गया।